मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास चल रहा था हम लोगों का भारतीय दंड संहिता 1860 का, यानी इंडियन पिनल कोड 1860। और इसमें 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये छठा वीडियो क्लास होगा जिसमें हम अध्याय 4 पे बात करेंगे। और अध्याय 4 का जो संबंध है वो साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। इसमें सेक्शन 76 से लेकर 106 यानी धारा 76 से लेकर के 106 तक मेंशन किया गया है। और ये अध्याय स्पेशली यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अध्याय 4 है इसमें 2 बातें हैं। एक तो धारा 76 से लेकर के 95 तक साधारण बचाव से संबंधित है, और 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस से संबंधित हैं। तो ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसको हम डिटेल में लेकर के चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है ये दिन प्रतिदिन यानी पहले की अपेक्षा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके उनकी अपेक्षा ये जटिल होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन जो न्यूनतम मांगा गया है उससे अपर क्वालिफ़िकेशन के लोग आ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस जटिलता को देखते हुए अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बचा हुआ है। आप अगर इम्पोर्टेंट के चक्कर में पढ़ते हैं तो आप परीक्षा देने के बाद बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास पर्याप्त समय है और आप गंभीर विद्यार्थी हैं और आप कहीं से भी किसी चीज़ को स्टार्ट मत करिए। तो फिर क्या इतना ज़्यादा पढ़ा जा सकता है? नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आप नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथ से जब नोट्स आप बनाते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें एक सेटअप बना लेती हैं और जब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देखते हैं तो आप लगा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप नोट्स बनाइए। जैसे भारतीय दंड संहिता का है तो क्लास वाइज नोट्स बनाइए बढ़िया से, और उसके बाद इसे जब आपको टाइम मिले तो आप सरसरी तौर पे पढ़िए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये जो आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट भी करते चलिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारी नज़रों में बहुत अच्छे से आएंगी तो कुछ धूमिल सी आएंगी। अगर 1% में हमें लगता है कि साहब ये ऑप्शन सही है तो आप वही ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। तो इस तरह से अगर आप डिटेल में और विस्तृत, अच्छा अगर हम स्टार्ट और इम्पोर्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारे पास तो स्टडी मैटर ही नहीं, हम पढ़ें क्या? ठीक है, तो स्टडी मैटर कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस, और इसमें इसका पहला जो पार्ट है साधारण बचाव, जो कि धारा 76 से लेकर के 95 तक है। तो इसमें आज हम आपके सेक्शन 76 से लेकर 80 तक यानी 76, 79, 77, 78 और 80 ये 5 सेक्शन पे बात करूंगा इस क्लास में। और अगले क्लास में इसी पार्ट के नेक्स्ट सेक्शन 81 से लेकर 95 तक बात करेंगे। तो 2 वीडियो क्लास में ये होगा और 1 वीडियो क्लास में ये होगा। टोटल 3 वीडियो क्लास बनेंगे। रीज़न क्या है, ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद से संबंधित है। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। और यह धाराएं उन परिस्थितियों को बतलाती हैं या मेंशन है जिनमें संहिता के अंतर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब है कि अध्याय 4 के अंतर्गत किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो परिस्थितियां कौन है इस पे हमें विचार करना होगा। जैसे सेक्शन 76 और 79 इसमें तथ्य की भूल है, तो तथ्य की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल करता है तो उसे न्यायालय माफ कर देगा, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और लेकिन यदि वह विधि की भूल करता है, वो कानून की भूल करता है, तो उसे इस अध्याय के अंतर्गत बचाव प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देते हैं। एक सोल्जर है, एक सैनिक है,
और वो अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी जो उसका कमांडेंट है उसके आदेश पर गोली चला देता है और कोई मारा जाता है। यहाँ पे उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, यहाँ पे उसने कोई भी अपराध नहीं किया। ये 76 के तहत उसे बचाव मिलता है क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध है यानी बॉन्ड है, बाई लॉ वो बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा उसे बॉन्ड है या ऐसा वो तथ्य की भूल के कारण समझता है। तो मैं आपको बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सधे हुए शब्दों में बताऊंगा, बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप नोट्स जरूर कर बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप आइए एक एक पॉइंट आप देखिएगा। इसको आप देखिए साधारण इस अध्याय को 2 भागों में हम बांट के देखेंगे। तो पहला भाग होगा साधारण बचाव। साधारण बचाव 76 से 95 तक है और फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा आपकी 96 से 106 तक है। तो पहले हम लेकर के चलते हैं साधारण बचाव। आइए, और साधारण अपवाद जो आपका है उसको 2 पार्ट में हम लोग बांट करके देख रहे हैं। एक साधारण बचाव सेक्शन 76 से 95 तक और दूसरा है प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस जिसको 96 से लेकर 106 तक मेंशन किया गया है। तो इसे 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट है साधारण बचाव 76 से लेकर के 95 तक। तो ये सेक्शन हमें पढ़ने हैं और इनको आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हें हमने रिलेशन के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 76 एवं धारा 79 ये तथ्य की भूल से संबंधित हैं यानी फैक्ट की भूल से संबंधित है। तो यहाँ धारा 76 में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है यानी बांड है, बांड बाई लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध है या वह तथ्य की भूल के कारण ऐसा समझता है, विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और 79 सेक्शन कहता है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को विधि द्वारा जस्टिफाइड समझता है यानी न्यायानुमत समझता है या तथ्य की भूल के कारण वह विधि द्वारा न्यायानुमत अपने को मानता है, जस्टिफाई बाई लॉ मानता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो धारा 76 एवं 79 ये तथ्य की भूल से संबंधित हैं। ये सेक्शन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हम काफ़ी विस्तृत रूप से बताएंगे और बाकी आपको साधारण तरीके से बताएंगे। ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में डीपली पढ़ना है आपको। अच्छा, धारा 77 एवं 78 ये विशेषाधिकार प्राप्त कार्य से संबंधित हैं। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार के विशेषाधिकार, तो ये न्यायाधीश के न्याय करते समय जो विशेषाधिकार हैं या न्यायालय के आदेश से, सेक्शन 78 न्यायालय के आदेश के अनुसरण, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जैसे जल्लाद का कार्य है, जल्लाद का कार्य है फांसी देना, तो जल्लाद का कार्य फांसी देना है यानी फांसी देकर के किसी की मृत्यु कारित करना। तो क्या जल्लाद कोई आपराधिक कार्य कर रहा है? क्या उसका किया गया कार्य अपराध है? नहीं, सेक्शन 78 में उसे आपराधिक कार्य से मुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि वो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। तो ये सेक्शन 78 से फॉलो होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है धारा 80, दुर्घटना या दुर्भाग्य के मामले से संबंधित है। अच्छा, दुर्घटना या दुर्भाग्य, इसमें एक पॉइंट आपको बताते हैं कि दुर्घटना और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु क्या होती है, कि किसी की मृत्यु दुर्घटनापूर्ण हो जिसमें संभाव्य हो कि मृत्यु हो सकती है, और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु क्या होती है। एक छोटा सा उदाहरण आप समझिएगा कि एक ये बाइक है और ये एक बाइक है, दोनों बाइकें ये रोड पे चल रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो बाइक हैं, रोड पे चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो संभाव्य है कि दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मीन्स संभावना इसकी है। नहीं होती है दुर्घटना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये दुर्घटना में आता है। अगर ये दोनों एक्सीडेंट आपस में होते हैं, दुर्घटना में आता है। ये रोड के किनारे 50 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है और पुलिया पे
सपोज करिए ए बाइक चला रहा है, बी बाइक चला रहा है, सी इस पे बैठ करके सिगरेट पी रहा है, आराम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पीछे उसका खेत है, खेत से आकर के आराम कर रहा है। ये रोड है, ये दोनों बाइकें आपस में टकराती हैं, दोनों बाइकें आपस में टकराती हैं और बाइक का हैंडल निकल जाता है। हैंडल निकलने के बाद सीधा सी के सीने में धंस जाता है जाकर, और सी की मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु संभाव्य नहीं थी, मृत्यु की संभावना नहीं थी। मृत्यु की संभावना तो ए और बी के बीच थी, क्योंकि वो बाइक पे थे, बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है और मृत्यु हो सकती है, वो संभाव्य है। लेकिन सी की मृत्यु यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा संभाव्य नहीं था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। धारा 80 दुर्घटना या दुर्भाग्य के मामले से संबंधित है। अच्छा, धारा 81 से लेकर 86 तथा 92 से लेकर के इसमें हमने गलत लिख दिया है, धारा 92 से लेकर के ये 94 तक है, 94 नोट कर लो, ठीक है। हाँ, धारा 81 से लेकर के 86 तक यानी 81 से 86 तक और 92 से 94, धारा 94, हाँ इधर लिख दिया था, अच्छा धारा 94, धारा यहाँ से धारा 94, धारा 92 से धारा 94, अब सही है, ठीक है। धारा 92 से धारा 94 तक, ठीक है, अब ठीक है, इसको ऐसे नोट करिएगा। धारा 81 से धारा 86 तथा धारा 92 से धारा 94 तक आपराधिक आशय के अभाव से संबंधित है। आपराधिक आशय के अभाव से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इन्हें हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो 81 है, सेक्शन 81 है, इसमें कहा गया है कि बड़ी हानि, बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटा अपराध कर देना। जैसे मान लीजिए एक घर में आग लग गई और एक बच्चा घर के अंदर फंस गया, घर के अंदर एक बच्चा फंस गया, आग से उसकी मृत्यु हो सकती थी। एक व्यक्ति आता है और वो बिना घर मालिक की परमिशन लिए घर के आगे की दीवार तोड़ देता है और तोड़ने के बाद बच्चे को बचा लेता है। उसने कोई अपराध नहीं किया, उसका बचाव सेक्शन 81 में है, यानी बड़ी अपहानि से बचाने के लिए छोटी हानि कर देना। इसका सेक्शन 82, 83 ये अवयस्क बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, जिसमें 0 से 7 साल तक है और 7 से ऊपर और 12 से नीचे, यानी 7 से 12 और 0 से 7 यानी 7 साल तक के 82 में कहा गया है बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। फिर 84 में बताया गया है कि विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 85 में कहा गया है कि मतता की स्थिति में स्वैच्छिक मतता और अनैच्छिक मतता, ये दोनों की बात की गई है। तो इस तरह से ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 81 से लेकर 86 आगे डिटेल में बात करेंगे। 92 से लेकर 94 तक आपराधिक आशय के अभाव से संबंधित है, यानी यहाँ पे कोई भी गिल्टी माइंड्स नहीं होता है, इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है। अच्छा, धारा 87 से लेकर 91 सम्मति से किए गए कार्य से संबंधित है। धारा 87 से 91 तक सम्मति से किए गए कार्य से संबंधित है, किंतु यदि 12 वर्ष से कम आयु का कोई है तो सम्मति संरक्षक देगा, ठीक है। और धारा 95 अपराध की तुच्छ प्रकृति से संबंधित है। धारा 95 के तहत ऐसा अपराध आता है कि जिसे साधारण समझ रखने वाला और साधारण स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा, यानी एक सामान्य व्यक्ति, उसकी कंप्लेन ही नहीं करेगा, वो सेक्शन 95 में उल्लेख किया गया है। तो ये साधारण बचाव 76 से लेकर 95 तक है। और इसमें आज हम बात करेंगे 76, 79, 77, 78 और 80, यानी यहाँ तक आज हम आपसे बात करेंगे। तो ये आपका भाग पहला हो जाएगा, साधारण बचाव, अध्याय 4 साधारण अपवाद का पहला भाग। इसका दूसरा भाग भी हम देख लेते हैं कि पढ़ना हमें क्या है। तो आइए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड ये दूसरा पॉइंट आपका है। तो पहला पॉइंट था साधारण बचाव, जो कि 76 से 95 था। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा दूसरा पार्ट है। 96 सेक्शन से लेकर 10
6 तक। तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, हमें ये पढ़ना है डिटेल में, जिसमें धारा 96 से 106 तक, धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य से संबंधित हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि अध्याय 4 जो है साधारण अपवाद, इसमें जो साधारण बचाव हो या प्राइवेट प्रतिरक्षा हो, इसमें प्रूफ करने का जो दायित्व है, भार है, वो अभियुक्त पर होगा, व्यक्ति पर होगा। और उसे आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 105 में कहा गया है कि इसे साबित करने का जो भार होगा वो संबंधित व्यक्ति पर होगा। वो यह सिद्ध करेगा कि कार्य उसने किस रेफरेंस में किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 105 में सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, व्यक्ति पर होगा। अच्छा, धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य से संबंधित है, जहाँ पे धारा 96 से 99 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में की गई बातें हैं और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 97 में कहा गया है कि संपत्ति और शरीर, धारा 97 में कहा गया है कि संपत्ति और शरीर दोनों के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 98 में कहा गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति जो सेंस में ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो विकृत चित्त हो, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और ये सेक्शन 84 में मेंशन है। 84 में कहा गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो क्या उसके खिलाफ हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? तो निश्चित रूप से विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध हमें इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 98 है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। आप सपोज करिए का एक पागल व्यक्ति है जिसके हाथ में कहीं से लोडेड रिवॉल्वर है और खा उसके सामने पड़ जाता है और खा को ऐसा लगता है कि इसकी उंगली टिगर पे है, रिवॉल्वर लोडेड है और ये गोली चला देगा। यदि का गोली चलाता है और खा मारा जाता है तो यहाँ पे का ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसे 84 के तहत बचाव मिलेगा। लेकिन खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यदि खा का के गोली चलाने से पहले उसे मृत्यु कारित कर देता है तो सेक्शन 100 में उसे बचाव है। क्योंकि जो सेक्शन इसका 100 है, और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो 99 है यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और ये क्या है कि लोक सेवक या उसके आदेश से किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यानी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट या उसके आदेश से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोक सेवक इसमें उल्लेख किए गए व्यवस्थाओं तक ही प्राइवेट अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी सेक्शन 100 की हम बात कर रहे थे। 100 से लेकर के 102 तक शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो इसका जो धारा 100 है इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा उस हद तक कर सकता है जहां तक वो किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा हमला जिससे व्यक्ति को लगे कि उसकी मौत हो सकती है, तो यहाँ पे मृत्यु कारित करने तक उसे सेल्फ डिफेंस प्राप्त है। एक ऐसा हमला जिससे किसी का रेप कर दिया जाए, एक ऐसा हमला जिससे प्रकृति विरुद्ध मैथुन किया जाए, एक ऐसा हमला जिससे व्यापहरण या अपहरण करने की आशंका हो, या एक ऐसा हमला जिससे घोर उपाहित होने की आशंका हो, या एसिड अटैक या ऐसा कोई भी हमला, तो सेक्शन 100 में किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु कारित करने तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। सेक्शन 101 जो है कि इसमें जहाँ तक जरूरी हो, मृत्यु से भिन्न, यदि कोई डंडा लेकर आपके ऊपर दौड़ता है तो आप गोली नहीं मार देंगे, यहाँ पे मृत्यु से भिन्न आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। 102 में है कि कब तक ये बना रहेगा,
कब तक बना रहेगा? यदि हमला करने वाला व्यक्ति वहाँ से चला गया है तो अब आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म हो गया है। 103 से 105 तक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है और धारा 106 निर्दोष की अपहानि कारित करने से संबंधित है। तो 96 से 106 सेल्फ डिफेंस है और ये जनरली विधि का स्टूडेंट ना हो या वो जुडिशियल सर्विस से ना जुड़ा हो या वो पुलिस डिपार्टमेंट से ना जुड़ा है, एक जनरल व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार या सेल्फ डिफेंस के अधिकार क्या हैं। तो कॉमनली इस तरह के सवाल आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 76 और 79 यानी नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, 2 पॉइंट हमने लिखे हैं और 1 पॉइंट और, उसके बाद हम लोग चलेंगे 76 पर। धारा 76 से 95 तक में समाहित परिस्थितियां अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में दुराशय के अनुपस्थित होने को दर्शाती हैं। दुराशय का ना होना ही इसे क्षम्य अपराध बनाता है। आप यहाँ पे दुराशय से तात्पर्य है मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड यानी दूषित मस्तिष्क के बिना यदि कोई कार्य किया गया है तो वह अपराध नहीं है। यानी दुराशय के बिना अगर कोई कार्य किया गया तो अपराध नहीं है और दुराशय की अनुपस्थिति ही यहाँ पे इस अपराध को क्षम्य बनाती है। यानी धारा 76 से 95 तक किया गया कार्य अपराध नहीं है क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है। तो ये आप नोट कर लेना कि 76 से 95 तक में समाहित परिस्थितियाँ अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में दुराशय के अनुपस्थित होने को दर्शाती हैं। दुराशय का ना होना ही इसे क्षम्य बनाता है। 1 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि सामान्य अपवादों को सामान्य बचावों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अभियुक्त व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से बाहर कर देते हैं। सामान्य बचाव सामान्य अपवाद को इसलिए कहा जाता है कि यह अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से बाहर कर देता है, परंतु इस अध्याय में प्रावधानित परिस्थितियां जिनका उल्लेख किया गया है कि अंतर्गत साबित करना अभियुक्त का दायित्व होगा। यह साबित अभियुक्त को करना पड़ेगा कि उसने बिना दुराशय के कार्य किया है। तो यह दायित्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 105 के तहत अभियुक्त व्यक्ति पर आरोपित किया गया है। यानी जो जिसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है ये उसका दायित्व होगा कि वह साबित करे, और ऐसा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 105 के तहत कहा गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका मैंने नोट किया है तथ्य की भूल का बचाव। तो ये थोड़ा सा डिटेल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक तो क्रमबद्धता बनी रहे पढ़ने में और दूसरी आपकी इस पर समझ डेवलप होती जाए, क्योंकि जो विधि के छात्र नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए इस तरह से डिटेल किया जा रहा है। तथ्य की भूल का बचाव, तो ये 2 सेक्शन हैं 76 और 79, लेकिन परिस्थितियाँ दोनों में अलग अलग हैं। तथ्य की भूल का बचाव इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 76 और 79 के अंतर्गत समाहित किया गया है। धारा 76 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा भूल कारित की जाती है जो स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध यानी बॉन्ड बाई लॉ मानता है, जबकि 79 के अधीन वह उसी कार्य को करने के लिए अपने आप को विधि द्वारा न्यायान्वित मानता है यानी जस्टिफाइड बाई लॉ। तो 76 में है बॉन्ड बाई लॉ और इसमें कहा गया है 79 में कि जस्टिफाइड बाई लॉ, यानी तथ्य की भूल दोनों में है। पहली तथ्य की जो भूल है वो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानता है, ये उसका विश्वास है कि वह विधि द्वारा इस कार्य के लिए निश्चित किया गया है, जबकि यहाँ पे वह न्यायान्वित मानता है कि वह जस्टिफाइड बाई लॉ कि उसका कार्य न्यायान्वित है, ऐसा वो विश्वास करता है। तो ये फैक्ट की भूल जो है ये दोनों में है, इसे ध्यान रखिएगा 76 और 79। अब हम धारा 76 पे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। धारा 76 आईपीसी की कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध हो, बांड हो या
वह ऐसा विश्वास करता हो तथ्य की भूल के कारण कि वह विधि द्वारा आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेक्शन 76 में है। इसे हमने इंग्लिश में भी नोट कर दिया, कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि इंग्लिश में भी टाइटल को लिख दिया करें। तो एक्ट डन बाई ए पर्सन बॉन्ड, एक्ट डन बाई अ पर्सन बॉन्ड आर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बॉन्ड। तो आप इसको समझिएगा। अब आइए इस पे डिटेल में बात करते हैं। आ जाइए आप सेक्शन 76 की डेफिनेशन पे। तो धारा 76 की डेफिनेशन क्या है ये देखेंगे आप। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा आबद्ध है यानी बॉन्ड बाई लॉ आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक ऐसा विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 76 में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता हो सद्भाव पूर्वक, वो भी तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी इस सेक्शन में दो बातें हैं, तो इन दोनों बातों को आगे हम मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक उदाहरण हमने आपको दिखाया है कि एक पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, अधीनस्थ यानी उससे छोटा, यानी जैसे एक इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को गोली चलाने का आदेश देता है या एक कमांडेंट एक सोल्जर को गोली चलाने का आदेश देता है, तो एक पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को गोली चलाने का उचित आदेश देता है या वैध आदेश देता है, और वह कर्मचारी आदेश का पालन करते हुए गोली चला देता है। परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ कर्मचारी ने कोई अपराध नहीं किया है। और इससे संबंधित एक ये वाद है, पश्चिम बंगाल का मैटर था, पश्चिम बंगाल सरकार का था। तो शिवमंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल 1986, इसमें न्यायालय ने ये कहा था कि यदि वरिष्ठ कर्मचारी वैध आदेश देता है तो अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, किंतु यदि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अवैध है और इसके पालन में अधीनस्थ कर्मचारी कोई कार्य करता है तो वह तथ्य की भूल वह क्षम्य नहीं होगा। हाँ, उसकी सजा को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 76, और इसको अभी हम डिटेल में दो पार्ट में फिर आपसे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इसके पहले जो पॉइंट हमने आपको बताया था कि शिवमंगल सिंह बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक केस था, वाद था, 1986 का मैटर था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश के पालन में अधीनस्थ कर्मचारी कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। और उदाहरण ये था कि एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से कर्मचारी गोली चलाता है और परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कर्मचारी ने कोई अपराध नहीं किया और उसे धारा 76 का बचाव मिलेगा, क्योंकि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश का पालन किया है। तो इसमें ठीक दूसरा वाद ये है, इसको ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के साथ हमने बताया है और यही चीज़ हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के निर्देश पर कोई आपराधिक कार्य करता है, अवैध कार्य करता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत बचाव प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसमें उचित आदेश के पालन में गोली चलाता है और यहाँ आपराधिक कार्य करता है तो उससे
इस धारा के अंतर्गत यानी सेक्शन 76 के अंतर्गत बचाव प्राप्त नहीं होगा और वह यह नहीं कह सकता है कि आदेश मानने के लिए बाध्य था, क्योंकि विधि किसी आपराधिक कार्य के संपादन की बाध्यता का उपबंध नहीं करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वरिष्ठ अधिकारी यदि वैध आदेश देता है और उस आदेश के अनुसार में हम कोई कार्य करते हैं तो किया गया कार्य अपराध नहीं है, बट उसी वरिष्ठ अधिकारी के अवैध या आपराधिक कार्य के परिणाम स्वरूप हम कोई कार्य करते हैं तो हमें इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि किसी आपराधिक कार्य के संपादन की बाध्यता का उपबंध नहीं करती। तो एक केस था RS नायक बनाम AR अंतुले 1986 का मैटर, ये भी था सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें जो है धारा 76 के अंतर्गत बचाव नहीं मिला था। धारा 76 के अंतर्गत बचाव नहीं मिला था क्योंकि दिए गए वरिष्ठ अधिकारी का आदेश जो है वो अवैध था। तो ये ध्यान रखिएगा, RS नायक बनाम AR अंतुले 1986 सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। नीचे एक पॉइंट हमने लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित भी एक वाद है। धारा 76 का लाभ पाने के लिए भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं, क्योंकि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल नहीं। और ये अंग्रेजी लॉ जो है, अंग्रेजी विधि की शोक्ति यहाँ पे लागू होती है, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। इसी के अनुसरण में धारा 76 का लाभ पाने के लिए भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं। यदि तथ्य की भूल है तो धारा 76 के अंतर्गत रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि विधि की आप भूल करते हैं तो धारा 76 का लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित इससे वाद था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम MH जॉर्ज, काफ़ी अच्छा मैटर है, 1964 का सुप्रीम कोर्ट का मामला था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम MH जॉर्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधि की भूल का बचाव किसी को नहीं दिया जा सकता है, विधि की भूल का बचाव किसी को नहीं दिया जा सकता, यानी ओनली फैक्ट, तथ्य की भूल का बचाव 76 में मिलेगा, विधि की भूल का बचाव नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। एक नोट आपके सामने सेक्शन 76 से संबंधित लिखा हुआ है। धारा 76 में एक नोट लिखा हुआ है कि निम्न 2 परिस्थितियों में तथ्य की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है, ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें तथ्य की भूल क्षम्य नहीं है? पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति तथ्य की खोज किए बिना उतावलेपन में कोई कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति तथ्य की खोज किए बिना यानी बिना जांच पड़ताल के लापरवाही या उतावलेपन से यदि कोई कार्य करता है तो उसे सेक्शन 76 के अंतर्गत बचाव नहीं मिलेगा। इसमें एक वाद था R बनाम प्रिंस, काफ़ी फेमस वाद था R बनाम प्रिंस। इसमें अभियुक्त एक 14 वर्षीय बालिका जिसकी बिना जांच किए कि वो वास्तव में 14 वर्ष की है या 18 वर्ष की है या 20 वर्ष की है, उसे अधिक आयु की समझ लेता है। अभियुक्त 14 वर्षीय बालिका जो वास्तव में 14 साल की है, बिना किसी जांच किए उतावलेपन में उसे या लापरवाही में उसे 14 वर्ष से अधिक आयु की समझ लेता है, अधिक आयु की समझकर उसकी वैध संरक्षकता से यानी माँ बाप या संरक्षक से उसे बाहर कर देता है या भगा ले जाता है या कहीं और ले जाता है। इस मामले में उसे न्यायालय ने धारा 76 के तहत तथ्य की भूल का बचाव नहीं प्रदान किया था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो बिना खोज किए और उतावलेपन में किया गया था। तो यहाँ पे सेक्शन 76 का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वाद आप ध्यान रखिएगा, R बनाम प्रिंस वाद था। अच्छा, एक पॉइंट और है कि यदि कोई कार्य आपराधिक मना स्थिति के बिना कानून द्वारा दंडनीय बना दिया जाए, मतलब ऐसा कोई क्राइम हो जिसमें दुराशय न जांच की जाए, यानी दुराशय देखा ही ना जाए, क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसके पीछे गिल्टी माइंड होता है तभी वो अपराध माना जाता है। बट अगर कानून द्वारा किसी ऐसे अपराध को जिसमें दुराशय ना देखा जाए और उसे क्राइम बना दिया जाए, दंडनीय बना दिया जाए, तो धारा 76 का बचाव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 76 कंप्लीट होता है। इसे डिटेल में पूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा या केवल उसकी डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, 79 सेक्शन 79, 76 और 79 में ही तथ्य की भूल से संबंधित थे। तो इसका
इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 79 कहता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत यानी जस्टिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। एक्ट डन बाई अ पर्सन जस्टिफाइड, एक्ट डन बाई अ पर्सन जस्टिफाइड आर बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। ठीक है, तो ये सेक्शन 79 है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वहाँ विधि द्वारा आबद्ध था या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध या बॉन्ड समझना, और यहाँ विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करना। तो आइए इसकी डेफिनेशन दिखाते। सेक्शन 79 यानी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 79 या धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन परिभाषा है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति की द्वारा किया जाए, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कार्य करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। 79 सेक्शन कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो कार्य करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी जस्टिफाइड बाय लॉ, या तथ्य की भूल के कारण, मिस्टेक बाय फैक्ट ना कि मिस्टेक बाय लॉ, तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो ये आपने देखा होगा कि दो बातें इसमें आ रही हैं। एक तो ये कि वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, और दूसरा मिस्टेक बाय फैक्ट यानी तथ्य की भूल के कारण ऐसा वो विश्वास करता हो कि वो ये कार्य करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाइड है। दो बातें आ रही हैं, तो दोनों बातों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। आप देखिए, पहला पॉइंट आप देखिए, धारा 79 तथ्य की भूल का बचाव प्रदान करती है। धारा 79 तथ्य के भूल का बचाव प्रदान करती है। इस धारा का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यह धारा दो भागों में है। वो चीज़ आपने देख लिया कि इस धारा का विश्लेषण ये दिखाता है कि यह धारा दो भागों में है। पहला भाग ये है, अगला भी देखेंगे। इस धारा का प्रथम भाग, जो कि तथ्य की भूल से संबंधित नहीं है, प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात या कृत्य कारित करता है जिसे करने के लिए ये विधि द्वारा न्यायोचित है, तो वह कृत्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 79 कहता है कि कोई व्यक्ति कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक ऐसा विश्वास करता हो कि वह यह कार्य करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, पहली आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है, सेक्शन 79 से ही रिलेटेड है। धारा 79 का द्वितीय भाग प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक कोई कार्य करने के लिए स्वयं को विधि द्वारा न्यायोचित समझता है, तो वह किए गए कार्य के लिए किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिछला जो पॉइंट था, हमने आपको बताया कि 79 दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला, वह विधि द्वारा न्यायानुमत समझता है यानी जस्टिफाइड बाय लॉ, और दूसरा पॉइंट है कि बाय मिस्टेक वो ऐसा समझता है कि वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 79 का द्वितीय भाग प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक कोई कार्य करने के लिए स्वयं को विधि द्वारा न्यायोचित समझता है, तो वह किए गए कार्य के लिए किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, दो वाद हम आपको दिखाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा। पहला वाद है पटना उच्च न्यायालय का और दूसरा वाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तो पहला वाद जो पटना उच्च न्यायालय का है, बोंदा कुई बनाम एम्परर, बोंदा कुई बनाम एम्परर, पटना उच्च न्यायालय 79 से संबंधित है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि पटना उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि तथ्य की भूल के कारण अपने आप को न्यायोचित
समझते हुए सद्भावपूर्वक व्यक्ति ने कार्य किया है, इसलिए उसे 79 के तहत बचाव किया जाता है और उसे आपराधिक मानव वध से मुक्त किया जाता है। एक मैटर था, इसमें अभियुक्त ने रात्रि के समय एक महिला को देखा जिसने जो है अपनी कमर में झाड़ू बांध रखी थी और फटी हुई चटाई को लपेट रखा था। इस अभियुक्त ने उसे बुरी आत्मा समझ लिया, उसे प्रेत या भूत या बुरी आत्मा समझकर उस पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो एक सामान्य स्त्री थी और इस न्यायालय में ये वाद आता है, पटना उच्च न्यायालय में, जिसमें यह व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति बरी हो जाता है और उसे धारा 79 का बचाव मिलता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दाखी सिंह बनाम स्टेट। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल चलती हुई कार में एक व्यक्ति अभियुक्त के ऊपर गोली चलाता है जो इसकी अभिरक्षा से भाग निकला था। एक पुलिस कांस्टेबल चलती हुई गाड़ी पर एक अभियुक्त पर गोली चलाता है जो इसकी अभिरक्षा से भाग निकला था, कस्टडी से भाग निकला था और इस पे चोरी का आरोप था, जिसे पकड़ने में असफल रहता है और इस स्थिति में वो गोली चला देता है, वह चोर मारा जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन देता है कि पुलिस कांस्टेबल को ना तो 76 का रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही 79 का रिलैक्सेशन मिलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका धारा 79 से ही संबंधित ये वाद हैं और इन सभी वादों में जो भी वाद ये पांचों लिखे हुए हैं, इन सभी वादों में 76 का बचाव मिला है। ठीक है, तो धारा 79 का बचाव केवल तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति जो स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तथ्य की भूल के कारण करता है, ना कि विधि की भूल के कारण। तो ये 5 मामले हैं। पहला है, आप ध्यान से सभी देखिएगा, पहला वाद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चूँकि हमारी परीक्षा में वाद का एक अलग से पूरा है कि विभिन्न वादों के बारे में, और ये आईपीसी से संबंधित वाद हो सकते हैं, सीआरपीसी से, और सभी माइनर एक्ट से हो सकते हैं। तो वाद ये ध्यान में रखिएगा। पहला था कन्हई लाल ग्वाला बनाम क्वीन एम्परर। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय था। इसमें एक ऋणी व्यक्ति जो निर्णित था, ऋणी व्यक्ति, उसके खिलाफ कर्मचारी वारंट का निष्पादन कर रहे थे। यानी वारंट के निष्पादन के लिए या उसकी गिरफ्तारी के लिए जिसके खिलाफ, वो ऋणी व्यक्ति के खिलाफ वारंट था, उसके घर जाते हैं और एग्जैक्टली उसी समय उसके घर से जो अभियुक्त व्यक्ति है, जो ऋणी है, निर्णित ऋणी है, उसके घर से एक पालकी जो कि ढकी हुई है निकलती है। जब ये कर्मचारी घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो पालकी ढकी हुई घर से बाहर निकलती है और इन कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि इस पालकी में अभियुक्त भाग रहा है। वो उसे चारों तरफ से अवरुद्ध कर लेते हैं और इसके बाद पालकी का निरीक्षण करते हैं, लेकिन निरीक्षण के बाद उसमें एक पर्दा नशीन महिला निकलती है। यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को 76 का बचाव दिया था, क्योंकि ये घटना तथ्य की भूल के कारण हुई थी, ना कि विधि के भूल के कारण। नेक्स्ट मैटर है केशव साहू बनाम शालिग्राम शाह। ये उड़ीसा हाई कोर्ट का मामला था। इसमें पुलिस ने एक ऐसी गाड़ी को रुकवाया था जिसमें पुलिस को विश्वास था कि तस्करी का चावल ले जाया जा रहा है, और इसमें पुलिस को सेक्शन 79 में रिलैक्सेशन दिया गया था, क्योंकि ये तथ्य की भूल के कारण था। अच्छा, अगला पॉइंट है राज कपूर बनाम लक्ष्मण। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। राज कपूर बनाम लक्ष्मण 1980 ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, और इसमें आपको बता दें एक फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम एक फिल्म आई थी, और उस फिल्म को लेकर के एक वाद दायर किया गया था कि फिल्म अश्लील है, इसके कुछ दृश्य अश्लील हैं जिनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें चूंकि इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र पहले से प्राप्त कर रखा था, और जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह जो है सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है और ये न्यायानुमत है, अतः इससे जो है तथ्य की इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, तथ्य की भूल की छूट दी गई थी। अच्छा, अगला ये वाद है चिरंगी बनाम स्टेट। तो चिरंगी बनाम स्टेट में एक पिता अपने पुत्र को चीता समझ बैठता है
और यह समझते हुए उस पर वार करता है और अपने पुत्र की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ पे भी उसे जो है तथ्य की भूल की छूट मिली थी। अगला है स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोरा घासी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद है, इसको भी आप पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। इसमें एक मैटर होता है कि एक किसान जो है, अभियुक्त जो है, अपने खेत की निगरानी कर रहा है और दैट टाइम उसको कुछ खेत से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वह आवाज़ लगाता है कि कौन है। वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जिससे वो खेत में भालू होना समझ बैठता है और भालू समझकर वह तीर चला देता है। इस प्रकार जब वो देखता है जा करके वहाँ पे घायल व्यक्ति को कि वह भालू नहीं एक मानव प्राणी था, तो यहाँ पे कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसे छूट प्रदान की थी, क्योंकि ये तथ्य की भूल के कारण हुआ था, ना कि विधि के भूल के कारण। तो ये पांचों मैटर आप ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं, बस ये मैटर 79 से संबंधित है। तो कन्हैयालाल ग्वाला बनाम क्वीन एम्परर, केशव साहू बनाम शालिग्राम शाह, राज कपूर बनाम लक्ष्मण, ये फिल्म से संबंधित था। सत्यम शिवम सुंदरम से चिरंगी बनाम स्टेट एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोराघासी, ये पांचों वाद 79 से संबंधित है। और यहाँ पे क्या 79 में था? स्वयं को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करता है। ऐसा विश्वास तथ्य की भूल के कारण करता है, ना कि विधि की भूल के कारण करता है। तो पांचों में तथ्य की भूल के कारण वो विश्वास करता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि उसे लग रहा था कि वह अभियुक्त पालकी में भाग रहा है, बट वो एक पर्दानशीन महिला निकली। यहाँ पे उन्हें विश्वास था कि तस्करी का चावल ले जाया जा रहा है। यहाँ पे संबंधित व्यक्ति को विश्वास था कि ये फिल्म अश्लील है और इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, बट उसे एक विधि द्वारा स्थापित संस्था ने प्रमाण पत्र जारी कर रखा था। चिरंगी बनाम स्टेट में एक पिता अपने पुत्र को ही चीता समझ बैठता है, और स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोराघासी में एक अपने खेत की रखवाली करने वाला व्यक्ति खेत में व्यक्ति को भालू समझ बैठता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, ये 79 सेक्शन का लास्ट पॉइंट है। धारा 79 में आवश्यक होता है कि तथ्य की भूल सद्भावपूर्वक होनी चाहिए। तथ्य की भूल सद्भावपूर्वक होनी चाहिए, यानी इसके पीछे किसी प्रकार का गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए या दुराशय नहीं होना चाहिए। 79 में आवश्यक होता है कि तथ्य की भूल सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक शब्द की जो डेफिनेशन दी गई है वो आईपीसी के सेक्शन 52 में दी गई है। आपने पीछे पढ़ ही लिया होगा इसके 4th या 3rd पार्ट में। तो सद्भावपूर्वक शब्द धारा 52 में परिभाषित किया गया, और जिसका अभिप्राय क्या है? उचित सावधानी एवं युक्त सतर्कता बरतते हुए, यानी कोई काम उतावलेपन में न किया जाए, जांच और परीक्षण करके किया जाए और सद्भावपूर्वक होना चाहिए। अच्छा, पहला वाद है, इससे संबंधित 3 वाद हैं, ये वाद जरूर ध्यान रखिएगा। चमनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस धारा के तहत बचाव के लिए किया गया कार्य सद्भावपूर्वक होना चाहिए, तभी तथ्य की भूल का बचाव उसे प्राप्त होगा। तो स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था कि यदि कार्य सद्भावपूर्वक है तो उसे तथ्य की भूल का बचाव प्राप्त होगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है, ये दूसरा जो वाद दिया है, मरियम सिंह बनाम एम्परर। इसमें अभियुक्त ने एक व्यक्ति को भूत समझ लिया और भूत समझते हुए उसकी मृत्यु कारित कर देता है। उसे धारा 79 का बचाव नहीं मिला, क्योंकि उसका कृत्य सद्भावपूर्वक नहीं था, यानी उसने बिना उचित सावधानी एवं सतर्कता के उतावलेपन में किसी व्यक्ति को भूत समझकर और उसकी मृत्यु कारित कर दिया था, तो उसे 79 में बचाव नहीं दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद है, सुप्रीम कोर्ट का है। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बारिक सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें अभियुक्त व्यक्ति ने एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, और इसमें जब निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सामने आया कि उस व्यक्ति और इस व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति के आपस में कटु संबंध थे। इसमें अभियुक्त ने दलील दी कि वह व्यक्ति बर्तन चुराने के उद्देश्य से आया था, जिसे उसने चोर समझ करके उसकी मृत्यु कारित कर दिया। जिसकी मृत्यु कारित हुई वो तालाब के किनारे अपने बर्तन लेने गया था, और ठीक उसी समय अभियुक्त ने उसकी हत्या कर दी, और दलील ये देता है कि वह उसे चोर समझता है कि बर्तन चुराने के उद्देश्य से आया है, और इस स्थिति में उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो इसमें 79 के तहत उसे रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, क्योंकि अभियुक्त और उस व्यक्ति के कटु संबंध पहले से चले आ रहे थे। यहाँ पे उस व्यक्ति का कार्य सद्भावपूर्वक नहीं था। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर।
और नेक्स्ट सेक्शन अध्याय 4 साधारण अपवाद से संबंधित है और इसका ये सेक्शन 77 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा है। 77 और 78 का जो संबंध है वो विशेषाधिकार से है। एक में न्यायाधीश का कार्य है और दूसरा न्यायाधीश के आदेश पर किसी अन्य द्वारा किया गया कार्य है, यानी न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य जो 78 है। तो यहाँ पे हम 77 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 77 कहती है कि न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, न्यायाधीश आपराधिक दायित्व से भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के अंतर्गत उन्मुक्त किए गए हैं। न्यायाधीश आपराधिक दायित्व से आईपीसी के सेक्शन 77 के अंतर्गत उन्मुक्त किए गए हैं, अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा सख्ती के प्रयोग में की जाती है, जो उसे विधि द्वारा प्राप्त है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 77 को अप्लाई करते समय 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि कोई कार्य न्यायाधीश द्वारा किया गया हो। पहली शर्त तो यही है कि कोई कार्य न्यायाधीश द्वारा किया गया हो, और दूसरी शर्त ये है कि न्यायिक कार्य करते समय किया गया हो। न्यायिक कार्य जब वो जज की कुर्सी पे बैठा हो, न्यायिक कार्य करते हुए किया गया हो, यानी जब वो सुनवाई कर रहा हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसे शक्ति विधि द्वारा प्राप्त है या वो सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उसे विधि द्वारा ये शक्ति प्राप्त है। तो 3 पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित एक वाद था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मेघराज बनाम जाकिर, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उसे सद्भावपूर्वक ये विश्वास होना चाहिए कि उसे शक्ति विधि द्वारा प्राप्त है। तो ये इम्पोर्टेंट वाद है, ध्यान रखिएगा। 77 से संबंधित है, मेघराज बनाम जाकिर, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आइए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आपका 78 है, आईपीसी की धारा 78, जो कि साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि जैसे जल्लाद का कार्य है, जल्लाद फांसी देकर मृत्यु कारित करता है, तो किसी की मृत्यु कारित करना तो अपराध है, लेकिन यहाँ पे जल्लाद का कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। किसी को गिरफ्तार करना, अवरुद्ध करना, लेकिन जब न्यायालय किसी के खिलाफ वारंट जारी करता है तो उसे गिरफ्तार करना यहाँ पे अपराध नहीं है, यानी वारंट या समन का निष्पादन करना अपराध नहीं है। तो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, आईपीसी की धारा 78, भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 78 आपराधिक दायित्व से ऐसे अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करता है जो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के अधीन कार्य करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 78 आईपीसी आपराधिक दायित्व से ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है जो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या किसी आदेश के अधीन कार्य करते हैं। यह धारा प्रावधानित करती है कि यदि कोई कार्य न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के अनुसरण में किया गया है तो वह अपराध नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई काम किया जाता है तो ये अपराध नहीं है। आगे ये पढ़िए, परंतु यदि न्यायालय ऐसे निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता नहीं रखता है, तथ्य की भूल के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है, परंतु यदि न्यायालय ऐसे निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता नहीं रखता है तो ऐसे अधिकारियों को जो कि ऐसे निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य करता है सद्भावपूर्वक
विश्वास अवश्य ही होना चाहिए कि न्यायालय आदेश निर्णय पारित करने की अधिकारिता धारण करता था। ये उस अधिकारी या कर्मचारी को ऐसा विश्वास सद्भावपूर्वक होना चाहिए कि जिस न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में उसने कार्य किया है वह ऐसा आदेश या निर्णय करने की अधिकारिता रखता था। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बात करेंगे अध्याय 4 की धारा 80। इंडियन पिनल कोड के अध्याय 4 साधारण अपवाद के सेक्शन 80 को देखिए। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 80, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट कहती है धारा 80। आईपीसी की धारा 80 कहती है कि दुर्घटना का बचाव प्रदान किया जाएगा या करती है। ठीक है, आईपीसी की धारा 80 दुर्घटना का बचाव प्रदान करती है। यह धारा एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करती है यदि यह प्रतीत होता है कि यह कृत्य दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम है। धारा 80 के तहत बचाव की निम्न शर्तें हैं। यानी धारा 80 जो है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन जो है वो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से बचाव का प्रदान करता है और यह धारा एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से अनुमुक्त करती है यदि यह प्रतीत हो जाए कि यह कृत्य दुर्घटना या दुर्भाग्य का परिणाम है। इसके लिए 4 शर्तें यहाँ पे मैंने मेंशन की है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कृत्य आवश्यक रूप से दुर्घटना या दुर्भाग्य के रूप में हो, कार्य बिना किसी आपराधिक आशय एवं ज्ञान के किया गया हो, यानी यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो या ऐसा ज्ञान ना हो कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो कार्य बिना किसी आपराधिक आशय एवं ज्ञान के किया गया हो। दुर्घटना विधिपूर्ण कृत्य जो कि विधिपूर्ण साधन एवं विधिपूर्ण रीत से किया गया हो कार्य का परिणाम हो। दुर्घटना विधिपूर्ण कृत्य हो रहा हो, विधिपूर्ण साधन से हो रहा हो, विधिपूर्ण रीत से किया गया हो का परिणाम हो। कृत्य उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया हो। ये शर्तें हैं, अगर ये शर्तें फुलफिल होती हैं तो आईपीसी के सेक्शन 80 में व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें कि सपोज एक व्यक्ति का है, ये कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, का एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और समीप में खा भी काम कर रहा था। का की कुल्हाड़ी का सिरा निकलता है और खा के सर में धंस जाता है, खा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे का ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, विधिपूर्ण साधन से कर रहा था और यहाँ पे यह घटना जो है दुर्घटना का परिणाम है, एक दुर्घटना या एक एक्सीडेंट का परिणाम है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, का एक ऐसी जगह पे कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था जहाँ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर उसे धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने युक्त सावधानी नहीं बरती है। कृत्य उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया हो, माइनर सा अंतर है। का एक ऐसी जगह लकड़ी काट रहा था जहां खा काम कर रहा था, का कुल्हाड़ी का सिरा निकलता है, खा के सर में धंसता है, खा की मृत्यु हो जाती, का ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन का एक ऐसी जगह लकड़ी काट रहा था जहां छोटे बच्चे खेल रहे थे और अब कोई हादसा हो जाता है तो का को 80 के तहत रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने युक्त सावधानी और सतर्कता नहीं बरती है। तो ये धारा 80 से संबंधित जो है मैं आपको कुछ वाद बताता हूँ, उनको आप ध्यान से आइए देखिए। ये अगला पॉइंट आपका और इस क्लास का लास्ट पॉइंट है जिसमें धारा 80 से संबंधित प्रमुख केस हमने आपको दिखाए हैं और ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाद जो है भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है। ठीक है, बहुत डिटेल आपसे इसमें कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ऑप्शन में रह सकता है या 4 इसमें से कोई दे दे 3 कोई दे देते हैं, एक दूसरा दे देते हैं और पूछते हैं निम्न में से कौन सा वाद आईपीसी की धारा 80 से संबंधित है। तो धारा 80 से संबंधित प्रमुख वाद हैं। पहला है आत्मिन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कार्य आपराधिक आशय एवं ज्ञान के साथ किया गया है, अर्थात धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा।
अच्छा, एक अगला पॉइंट था गिरीश सैकिया बनाम स्टेट ऑफ आसाम कलकत्ता हाई कोर्ट का था। इसका इसमें उसे जो है बचाव मिला था धारा 80 का। धारा 80 के तहत उसे आपराधिक आशय से उन्मुक्त किया गया था। इसमें मैटर क्या था कि एक भाई सो रहा है और दूसरा भाई उसका सोते समय गला दबाता है। यहाँ पे अभियुक्त वो बनता है जो सो रहा है, वह पास में पड़ा हुआ एक बांस का टुकड़ा है जिससे अपने भाई पर प्रहार करता है जो उसका गला दबा रहा है। किंतु इसी समय बचाव के लिए उसके पिता आ जाते हैं और बांस पिता को लगता है, पिता घायल होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे इसमें अभियुक्त को बचाव मिला है क्योंकि वह आपराधिक आशय और ज्ञान के अभाव में कार्य हुआ है। टुंडा बनाम रेक्स। टुंडा बनाम रेक्स एक मैटर है जिसमें दो कुश्ती के शौकीन व्यक्ति हैं और दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन इसमें से दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे भी धारा 80 का बचाव और 87 में होता है सम्मति से किया गया कार्य, तो धारा 80 और 87 के तहत उसे बचाव मिला था। अगला मैटर है जागेश्वर बनाम एम्परर। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है, यानी अभियुक्त व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है। जिस व्यक्ति को पीट रहा है उसकी पत्नी बचाव के लिए आती है और पत्नी के गोद में 2 माह का शिशु होता है और इस दरमियान इसके हमले से, अभियुक्त के हमले से शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कार्य जो है वो विधिपूर्ण नहीं था। यानी धारा 80 विधिपूर्ण कार्य के दौरान यदि दुर्घटना होती तब बचाव प्रदान करती है, इस व्यक्ति का कार्य विधिपूर्ण नहीं था, इसलिए धारा 80 का बचाव नहीं दिया गया था। इसी तरह से साकिर खान बनाम क्राउन, ये लाहौर हाई कोर्ट का मैटर था। इसमें कुछ व्यक्तियों का दल एक जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे, लेकिन गोली चलाते समय निशाना चूक जाता है और दल के सदस्य को लग जाता है। तो यहाँ पे इंटेंशन जो है उसका आशय आपराधिक नहीं है, इसलिए इस धारा का बचाव मिलता है। इसी तरह से ये अन्य मैटर हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या केस था ये बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, ये जुडिशरी एग्जाम वगैरह में या जब बहुत डिटेल होता है तो भले आपसे पूछ लिया जाए, अदरवाइज हाँ इन तीनों मैटरों में धारा 80 का बचाव नहीं दिया गया था, आप इतना याद रखिएगा। बाकी ये समझ लीजिए कि धारा 80 से संबंधित ये प्रमुख वाद हैं। तो इस तरह से ये क्लास आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आप इसके नेक्स्ट सेक्शन पे जब मिलेंगे तो 81 से लेकर के 95 तक बात करेंगे और उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसमें बात करेंगे। क्लास थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य पिछले 1-1.5 महीने से कोविड की वजह से ख़राब चल रहा था, तो इसको लेके परेशान ना होइएगा, मैं टाइम से कंप्लीट करा दूंगा, आप रिवीजन करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।